चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसपीएससी नीट के प्यारे से प्लेटफॉर्म में। और आज हमारा ये केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है और चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में आगे आगे और क्या क्या पढ़ना है। इससे पहले काइनेमेटिक्स का लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम बारी है हमारे लेक्चर 7 की, जो कि केमिस्ट्री के अंदर आएगा और चैप्टर चल रहा है अपना थर्मोडायनेमिक्स। कल तक हमने वर्क डन पढ़ लिए थे, लगभग सभी के वर्क डन हमने पढ़ लिए हैं और उसको रिलेट करते हुए हमने आपको कुछ एक आध क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से एक बढ़िया क्वेश्चन कहेंगे जो कि ये है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ नियोन गैस आपको 1 मीटर क्यूब दी है एट 273.2 केल्विन और इसका आपको सीपी का वैल्यू दिया है, सीबी का वैल्यू दिया है 3/2R। And 10 ATM undergoes three different expansions to a final pressure of 1 ATM. Calculate the final volume and the work done in 3 different expansions. आपको 3 अलग अलग एक्सपेंशन है। हो क्या रहा है, आप इनिशियल प्रेशर से किसी फाइनल प्रेशर में जा रहे हैं और इस केस में आप अलग अलग प्रोसेस का एक्सपेंशन का सहारा ले रहे हैं। मान लिया एक बार आपने आइसोथर्मल ले लिया, एक बार एडियाबेटिक रिवर्सिबल ले लिया, एक बार एडियाबेटिक इरिवर्सिबल ले लिया। तो उसके केस में आपको इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, बेसिकली यही पूछ रहा। लगाते हैं तो फाइनल प्रेशर है उसका 1 ATM और इनिशियल प्रेशर है उसका 10 ATM। आप इसको लीटर में चेंज कर लेंगे। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 LTR और 10 की पावर 3 LTR। याद कर लेंगे इसको। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। अपन इसको याद कर सकते हैं। आगे आपको 3 डिफरेंट एक्सपेंशन दिए हैं। पहला है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन जो भी है आइसोथर्मल, और शायद रिवर्सिबल है। शायद का मतलब क्या है, यही दिया है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, और सी है एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। तो कैसे हैंडल करेंगे सर, समझिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये हमारा। जो हमने कंसेप्ट समझा है उसी को रिलेट करते हुए ये क्वेश्चन है। तो करते हैं क्वेश्चन। देखिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल है और अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है आइसोथर्मल के केस में। तो वर्क डन का फॉर्मूला आता है -nRT ln P1/P2 या फिर -nRT ln आपका V2/V1। वर्क डन रिवर्सिबल का फॉर्मूला यही आता है अगर केस आपका कौन सा होता है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल केस होता है। रिवर्सिबल में तो -P(x)(Δ)V से अपना आंसर आ जाता था। तो हमें लगा देते हैं, या तो P1 P2 से निकाल लेंगे या तो आपका किससे निकाल लेंगे, P2/P1 से इसको हम निकाल लेंगे। देखो, अगर P1 और P2 से अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दिया है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वह वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2 से करना। आप किसी से भी कर लीजिए, चाहे वॉल्यूम से चाहे प्रेशर से, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, इतना कुछ लफड़ा है नहीं इसमें। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस से फॉर्मूला वर्क डन रिवर्सिबल का आइसोथर्मल केस में -nRT ln P1/P2 लगा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे दिए हैं, इजीली मैं लगा सकता हूँ। वरना अगर आप V2/V1 लगाएंगे तो भी यही आएगा। देख लो, कोई डाउट आ रहा है तो देख लो। P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2। आइसोथर्मल होता है तभी ये लगाते हैं, और किसी में तो नहीं लगेगा। P1 आपको 1 ATM दिया, 10 ATM दिया है
और V1 आपको 1 मीटर क्यूब मतलब 10 की पावर 3 LTA दिया है। अब V2 का वैल्यू कितना है, V2 का वैल्यू 1 ATM है, V2 निकालना है तो V2 का वैल्यू ये आ गया। तो हम क्या लगाएंगे, V2 बाय V1 करते हैं LN में, तो V2 का वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 और V1 का वैल्यू क्या है 10 की पावर 3। इसका मतलब यहाँ भी क्या आ रहा है LN10, यहाँ भी क्या आ रहा है LN10। इसका मतलब कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो करते हैं, N निकालना पड़ेगा, N नहीं है हमें, N का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ गिवन वेट कितना नहीं गैस का, ये नहीं दिया तो ये यहाँ पे ये लफड़ा करेगा। तो N निकालने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो N बराबर क्या होता है, देखो गैस है तो N बराबर क्या होता है, और टेम्परेचर भी दिया होगा इन्होंने, टेम्परेचर दिया है 273.2 केल्विन। प्रेशर कौन सा लेंगे, अब PV अपॉन NRT, PV अपॉन RT बराबर N हो गया। मैं इनिशियल स्टेट से ही कर लेता हूँ क्योंकि इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम भी पता है, प्रेशर भी पता है। इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम कितना है 10 की पावर 3 LT और प्रेशर है 10। आर का वैल्यू आप लेंगे, देखो मैं लीटर में खेल रहा हूँ और टेम्परेचर केल्विन में है तो 0.081 लेंगे, आर का वैल्यू पढ़ाया है और 273.2 केल्विन आपको यहाँ पे बेसिकली दिया गया है। तो ये आपका मोल्स का संख्या आ गया। अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई आर का वैल्यू यही होगा, मल्टीप्लाई टेम्परेचर LN 10 का वैल्यू कितना आता है 1 के समथिंग। LN10 का वैल्यू क्या आता है 1। आंसर किसमें चाहिए आपको, जूल में, तो आंसर जूल में चाहिए तो ये हमें लेना पड़ेगा 8.314, 8.314 याद करके रखना, ठीक है। जूल में चाहिए तो 8.314 लेंगे। अब ये यहाँ से कट जाएगा आपका LN10 का वैल्यू 1। अब इसको जस्ट सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 4 और ये 3 2 10 821 डिवाइड बाई 834। एक सेकेंड, ये लॉग में लेना पड़ेगा, ये लॉग 10 1 होता है, यहाँ 2.303 और लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये लॉग में है ना तो माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग 10 का वैल्यू 1 तो 2.303, ठीक है। क्योंकि LN 10 से करेंगे ना तो अपना आंसर मैच नहीं होगा क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ पे लॉग लेके करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दे रखा होगा स्लाइटली log 10 करके 1, तो लॉग दिया तो आप लॉग में लेंगे इसको। वैसे LN 10 और log 10 वैल्यू वही आएगा, फिर भी चलिए भाग करते हैं। तो 104 फिर पॉइंट लगाया फिर 0 लिखा, एक ही बार में जाएगा, ये लगभग 1.1 आ गया, 10 की पावर 3 है तो कट गया, ये कट गया। तो जनरली अगर हम ध्यान दें तो लगभग 2300 प्लस अपना आंसर आ रहा है। तो पूरे कैलकुलेशन करते हैं तो अपना आंसर दिखा रहा है इसमें 2333.5 किलो जूल, ठीक है। लगभग अपना इतना ही आ रहा था, तो लगभग अपना ये आंसर आ गया। करना कैसे है, माइनस NRT और 2.003 क्योंकि लॉग में वैल्यू रखना है हमें, तो माइनस 2.003 RT लॉग P1 बाय P2 से करके अपना वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल के केस में अपना वर्क डन का आंसर आ गया है। तो पहला तो कोई भी कर लेगा, कैलकुलेशन हार्ड है मान लीजिए, इतना टफ कैलकुलेशन आ सकता है क्योंकि ये जेई में कुछ भी कर सकता। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है
आपको एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो एडियाबेटिक रिवर्सिबल में क्या होता है, V2 माइनस V1 अपॉन गामा माइनस 1 होता है। ठीक है, प्रेशर टू आपको, हाँ देखो प्रेशर 2 पता है, प्रेशर 1 पता है, वॉल्यूम 1 पता है, लेकिन V2 का वैल्यू नहीं पता। तो वो वैल्यू कैसे निकल जाएगा, निकल जाएगा क्योंकि एडियाबेटिक रिवर्सिबल है। तो यहाँ पर आप ये कंडीशन लगा सकते हो, पीवी गामा बराबर कांस्टेंट। इसका मतलब V1 गामा बराबर P2 गामा। तो P1 गामा बराबर P2 गामा, दैट मीन्स अब आप गामा लिखिए, इसके लिए नियॉन गैस का सीवी दिया है 3/2R। सीपी कितना होता है 5/2R। तो सीपी बाय सीवी का वैल्यू क्या आ गया इसमें 5/3। तो इसका मतलब इसका गामा का वैल्यू क्या है 5/3। तो इसका मतलब P2 का वैल्यू है 1 एटीएम, छोड़ दो कोई दिक्कत ही नहीं है। P1 का वैल्यू 10 एटीएम। V1 कितना दिया है 10 की पावर 3 लीटर की पावर 5/3। अपन 1 मीटर क्यूब मान लेते हैं, आंसर जो मीटर क्यूब में आ रहा है उसको लीटर में चेंज कर देंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसे कैलकुलेशन और ज्यादा टफ लग रही है मुझे। बराबर V2 R, और R का वैल्यू 5/3। 1 की पावर कितना भी कर दो 1 ही आता। इसका मतलब क्या आ गया, ये आ गया। तो यहाँ से V2 का वैल्यू क्या आ गया हमारा 10 की पावर 3/5 और 10 की पावर 3, अब ये लीटर बन गया। तो 5 दिया 15 और 3 18, 10 की पावर 18/15 LT आ गया वॉल्यूम 2। पेपर में इसका वैल्यू दिया होगा कि ऐसे तो सॉल्व करना मुश्किल है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करेंगे तो P2 का वैल्यू आया अपना 1 एटीएम, V2 का वैल्यू आया ये, माइनस करेंगे P1 का वैल्यू आया अपना 10 और V1 का वैल्यू है अपना 10 की पावर 3। डिवाइड करेंगे गामा -1 5/3 -1 2/3, 10 की पावर 4 हैव इन कॉमन, यहाँ बचेगा और डिवाइड में ये, तो ये अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्क डन का आंसर आ जाएगा एडियाबेटिक रिवर्सिबल। और यस, इसका वैल्यू पेपर में जरूर दे रखा होगा, वरना तो इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल। चलिए, तो हम इसको ऐसे जो है अपने क्वेश्चन को कर लेंगे। तो इस तरीके से अपना ये जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक के केस में अपना इस तरीके से आंसर आ सकता है। तो इस तरीके से आपका ये वर्क डन का आंसर आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, वैल्यू दे रखा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको करना ऐसे ही है, P1 गामा के रिलेशन से वॉल्यूम निकालना है और फिर इसको पुटिंग करके अपना वर्क डन यहाँ से आ जाएगा। तो दैट सेकंड क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे, इतना टफ कैलकुलेशन इसमें नहीं आएगा पहली बार। अब अपना क्वेश्चन तीसरा करते हैं जो कि थोड़ा हार्ड पड़ेगा। एडियाबेटिक इरिवर्सिबल है, और एडियाबेटिक इरिवर्सिबल के केस में फॉर्मूला क्या होता है अपना, यही होता है P2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस, या एमसीवी डेल्टा टी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, P माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी कर सकते हैं। इसको जब सॉल्व कर देते थे यहां से वैल्यू क्या आती थी NRT, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं होता एडियाबेटिक में, तो टेम्परेचर तो यही रहेगा। T2 अपॉन P2, T1 अपॉन P1। P एक्सटर्नल की जगह क्या लिखा मैंने NRT अपॉन P एक्सटर्नल को हमने P एक्सटर्नल ही लिखा है, यहाँ P2 कर देते हैं। अब ठीक है, ठीक है। अब वॉल्यूम की जगह क्या होता है PV बराबर NRT, इसका मतलब V बराबर NRT अपॉन P हो गया। तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला तुमने बनाना सीख रखा है पहली बार। और क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसका फॉर्मूला क्या होता है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस। तो आप ऐसे जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन समझने वाली बात क्या है कि ये है ये है ये है ये भी है, लेकिन V1 नहीं है, तो यहाँ डिफिकल्टी बढ़ेगी। और समझने वाली बात क्या है, अगर मैं यहाँ से भी कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे पास T1 तो है,
लेकिन मेरे पास T2 नहीं है। तो अब ये T2 आएगा कहां से, हमें ये जो है यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट करना, T2 कहां से निकालेंगे। वर्क डन रिवर्सिबल, और हमने एक बार क्या पढ़ा है, ये एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है अपने, एनसीवी डेल्टा टी के। उसका मतलब कौन सा रिलेशन लेंगे T2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखो T2 अपना इस इक्वेशन में भी है और T2 अपना इस इक्वेशन में है। ये अपना एडियाबेटिक में लगता है ना कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी, पढ़ रखा है। इसका मतलब हम ये वाला और ये वाला रिलेशन से ये टेम्परेचर 2 फाइंड करेंगे। आएगा टेम्परेचर 2 आ गया तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। फिर तो तुम्हारी मर्जी है, वॉल्यूम निकालो मत निकालो, लेकिन डायरेक्ट टेम्परेचर के वैल्यू डाल के अपना वर्क डन निकल जाएगा, तो वॉल्यूम निकालने की कोई जरूरत नहीं। चलिए करते हैं। और एन का वैल्यू तो सेम ही आएगा जो हर केस में आ रहा था। तो हर केस में क्या आ रहा था, इनका वैल्यू पीवी अपॉन आर टी। इसका मतलब प्रेशर था अपना 10 एटीएम। ये इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर है 446.1 आता है। 446.1 मोल आता है इसको सॉल्व करने पर आंसर। तो सब में तो मोल्स की संख्या तो सेम ही रहती है, तो अब लगा देते हैं। पहली बात, इसमें तो एन का जरूरत भी नहीं है। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन ले रहा हूं तो इससे अपना ये कट गया, तो आर पी टू टी टू अपॉन पी टू माइनस टी वन अपॉन पी वन बराबर एनसीबी टी टू माइनस टी वन हो गया। करते हैं चलो सॉल्व करते हैं। तो आर का वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं। आर का वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 8.314 क्योंकि जूल में चाहिए। P2 का वैल्यू तो प्रेशर 2 हमें दिया है 1 एटीएम फाइनल प्रेशर, तो लिखो मत लिखो कोई मतलब नहीं, यहाँ भी 1 हो गया। और P1 का वैल्यू कितना लेना है, 10 लेना है। और टेम्परेचर 1 कितना है, 273.2 केल्विन। तो यहाँ क्या हो गया अपना T2 माइनस 273.2 अपॉन में 10 एटीएम एंड इज इक्वल टू एन तो कट गया। सीवी का वैल्यू कितना दिया, 3/2 आर। चलिए ये बढ़िया काम हो गया। अब इस आर से हम इसको काट देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आर और वो आर तो सेम ही होगा अपना। तो अब यहाँ पे T2 माइनस T1 है। T2 का वैल्यू नहीं पता, T1 का वैल्यू है ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा, इसको 1.5 बोल सकते हैं। यहाँ क्या बचा, 1.52 माइनस 1.5 बराबर में T2 माइनस ये हो जाएगा 10 से और भाग देंगे तो 27.32। अब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.5T2 और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। पॉइंट हटा लेते हैं, काम करते हैं। अब दोनों में से ये कॉमन ले लिया 2732। कैलकुलेशन नहीं तो हम कर सकते हैं करना, लेकिन अपने को ऐसे ही है, कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा। यहाँ 1.5 अपॉन 10 माइनस 1/100 और बराबर में 0.5T2। अब जस्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ 100 आ गया, 15 में से 1 गया तो 14, तो यहाँ बचा और ये 0.5 डिवाइड, तो ये अपना टेम्परेचर 2 आ गया। यहाँ पॉइंट लगाया, 0 कटी हुई, 5 को भाग करते हैं इससे तो 5 पंजे 25, 5 20, 5 30, 5 20, 14 पंजे 70, 14 चौके 56, 14 छक्के 84, 14 चौक 56, 14 70। 10 से भाग, आपने कोई एक पॉइंट छोड़ दिया है क्या, जिसकी वजह से अपना आंसर कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है। आंसर आएगा टेम्परेचर 2 सॉल्व करने पर 174.8 केल्विन और अपना आ रहा है कुछ ज्यादा ही। कहीं गड़बड़ किया इसका मतलब, चेक करते हैं। टू बाई 3/2 ही लिखा है। 3/2 का मतलब होता है 1.5, एक कम 2 पंजे 10, 1.5 आर से आर कटा, ठीक है। और तो कोई टर्म्स, ठीक है। T2 माइनस T1, T1 का वैल्यू है
273.2 केल्विन, यही है, ठीक है। 273.2 केल्विन अपॉन 10, ठीक है। 10 से भाग किया तो 270.32 आ गया, टीम 2 माइनस ये आ गया। 12 में 1.52 माइनस 273.2 मल्टीप्लाई 1.5 ये आया, ठीक है। वन, अब ये T2 जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, तो 0.5 T2 बचेगा। अब ये वाला इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये तो माइनस है ही। तो अब इसको हमने यहाँ माइनस किया, एक बार मोबाइल से करके देखते हैं। माइनस हमने इसको किया तो यहाँ आ रहा है, पॉइंट हटाया 10 आ गया, पॉइंट आया 100 आ गया, फिर हमने ये कॉमन ले लिया 2732, फिर यहाँ बचा 1.5 माइनस 1/100, पॉइंट हटाया तो नीचे एक और जीरो आ गया, तो यहाँ बचा 15/100 माइनस 1/100, मतलब 14/100 और मल्टीप्लाई 2732, यहाँ आ रहा 14/100, यहाँ है 0.5T2, भाग करेंगे तो 0.14 मल्टीप्लाई 2732, अरे 0.5 T2 का वैल्यू यहाँ है। सॉल्व अगर करें तो 5 बजे 25, 5 20 और 5 30, 14 पंजे 70, 700 प्लस जा रहा है और अपने में 170 कुछ जा रहा है। देखिए गड़बड़ यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ माइनस लगाना भूल गए, तो माइनस देखना भी बड़ा जरूरी है। ये माइनस भूल गए तो पूरी कैलकुलेशन गलत, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन पहले से ही है, तो माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा माइनस 1.5T2, और माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये रफिंग करेंगे पूरा ही गलत हो गया इधर। अब क्या होगा, 1.5T2 है, इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा अपना 2.5T2, ठीक है। और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब करते हैं कैलकुलेशन, अब तो सिमिलर है। क्या किया, ये कॉमन 15 और 1 16, 2200, 2.5T2, 2.5 हियर। चलिए मोटा भाई, जीरो से जीरो उड़ा, 25 की भाग करते थे, 25 से कम 25, फिर जीरो, फिर 25 अट्ठे 200, 25 निम्न है 225, 25 दूनी 50, मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 10, 16 निम्न 144, 16 दूनी 32, 16 निम्न 144, 144 3 147, 16 कम 16 और 1 17, डिवाइड बाय में 10। अपना आंसर यहाँ से क्या आ गया, 174.72 केल्विन। और इतना ही है लगभग। अब 0.7 को आप क्या बोल सकते हैं, 174.8 केल्विन। तो इस तरीके से टेम्परेचर 2 का वैल्यू आ गया 174.8 केल्विन। बस यही सारा काम है। अब अपना इसमें से कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डायरेक्ट में ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, मुझे T2 भी पता है, T1 भी पता है, CV भी पता है और N भी पता है, तो मेरा फटाफट आंसर आ जाएगा। हम क्या कर लेंगे, N का वैल्यू कितना है 446.1, CV का वैल्यू कितना है 3/2, टेम्परेचर 2 कितना आया, टेम्परेचर 174.7, 174.7, और टेम्परेचर 1 कितना है 273.2, और दोनों का डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 12 में 7 गया 5, 12 में 4 गया 8, और 16 में 7 गया 9, 98.5 आ गया माइनस का। बस अब क्या करना, खाली कैलकुलेशन करनी है। इसमें कैलकुलेशन ही टफ है, कर लेते हैं और क्या, इसको 1.5 बोल लेते हैं। अब गुणा भाग करिए बैठ के, इसको 4 4 6 ही बोल लेते हैं। 15 6 90, 15 चौक 60 और 9 69, 66, यहाँ 669 आ गया। यहाँ पे 98.5, 5 43, लगभग इसे 100 मान लेंगे तो लगभग आंसर 600 के समथिंग आ जाएगा। कितना आ रहा है अपना आंसर, अगर पूरा कैलकुलेट करते हैं तो अपना आंसर आता है, अपना आंसर आता है -547, मतलब लगभग 600 के समथिंग अपना आंसर आ रहा है।
कितना आ रहा है -54, 550 के समथिंग अपना आंसर यहाँ पे आ रहा है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाए। हमें डायरेक्ट कंसेप्ट समझना है। अगर ये पहली बार जेईई मेंस का तो क्वेश्चन ही नहीं है कि इतना टफ कैलकुलेशन जेईई मेंस में शायद ही पूछी जाए, फिर भी अगर आती है, और वो तीनों तो कभी पूछेगा ही नहीं, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा, कोई एक पूछे, और काफी बढ़िया क्वेश्चन बनेगा ये। तो सबसे बढ़िया बनेगा एडियाबेटिक रिवर्सिबल होगी, हमें ये दोनों चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर जाके आंसर आएगा। मतलब काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो छोड़ने पहले तो छोड़ना ही पड़ेगा उसे, फिर भी अगर टाइम बचता है तो देन भी है वो, लेकिन इतना हार्ड तो नहीं आएगा। लेकिन हाँ कंसेप्ट आ सकता है, बेशक कैलकुलेशन इजी कर दे वो, कैलकुलेशन इजी हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट आ सकता है। और कंसेप्ट बहुत सीधा है, आपने जितना इक्वेशन पढ़ा इक्वेटिंग करिए आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था इस थर्मोडायनेमिक्स का। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे समझा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि है जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है टोटल वर्क डन कितना है। तो वर्क डन के लिए हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। अगर पीवी ग्राफ है तो जी पीवी ग्राफ ही दिया है। क्या क्या वैल्यू दी है, ये इस बार 2,2 से दिया है, ये कुछ अच्छी बात है। ये पास्कल में दिया है और ये लीटर में दिया है, मीटर में दिया। याद करेंगे पास्कल मीटर, पास्कल का मल्टीप्लाई जब मीटर क्यूब से करते हैं तो आंसर जूल में ही आता है। तो हमें किसी भी यूनिट से मल्टीप्लाई करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। देखिए हमें ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। हमें याद रख लेना है कि इसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं, और ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल लेंथ। ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो दोनों का सम लेंगे और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होता है सम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहां पर इसका एरिया क्या आएगा, हाफ। देखिए ये ओरिजिन नहीं है, ये 2,2 है। इसका मतलब 2 से 12 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 10 का। 2 से 8 के बीच में डिस्टेंस होगा 6 का, और ये वाली है कितनी, 2 के 8 के बीच में 6 का। ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब 6 + 10 मतलब 16 मल्टीप्लाई में हाइट। तो अपना आंसर आ गया 48 जूल। तो वर्क डन का आंसर आ गया 48 जूल। सिंपल क्वेश्चन। अगला करते हैं। आज हम बेसिकली हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। हीट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। और कोई क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, करीबन क्वेश्चन तो है एक, ये क्वेश्चन है, उसमें भी आपको वर्क डन ही निकालना है। तो लगभग ऐसे ही वो क्वेश्चन शायद हमने कल डिस्कस कर लिया था और आंसर माइनस का 450 आया था, ये कर लिया था हमने। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ये कल डिस्कशन करेंगे इसका। आज हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हीट ऑफ रिएक्शन है। तो हीट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, हमें हमेशा याद रखना है। कोई सी भी रिएक्शन हो, हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब एक ही होता है कि कितनी हीट निकल रही है, कितनी हीट आ रही है, उनका डिफरेंस। इसका मतलब हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें याद करके रखना है, कोई सी भी हीट हो, पूरी रिएक्शन में कोई सी भी हीट हो, उस हीट का एक ही मतलब है कि हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। अब इस हीट के अलग अलग नाम बना दिए। मान लीजिए अगर एसिड बेस की रिएक्शन हो रही है, तो एसिड बेस की रिएक्शन से क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो इसका मतलब उसकी रिएक्शन को बोलेंगे, उसकी हीट को बोलेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर कोई बर्फ पिघल रही है तो उसकी हीट को बोलेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। अगर एवोपरेट करने में यूज हो रही है वाली हीट, तो उस हीट को बोलेंगे हीट ऑफ एवोपरेशन। इसका मतलब जैसी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन का काम जो होगा, उस रिएक्शन का जो नाम होगा, उस हीट का भी वही नाम रख दिया जाएगा।
अगर सब्लिमेशन होगा तो हीट ऑफ सब्लिमेशन, न्यूट्रलाइजेशन होगा तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एवापोरेशन होगा तो हीट ऑफ एवापोरेशन, कंडेंसेशन तो कंडेंसेशन। कोई सी भी रिएक्शन हो तो हमें ये सारी चीजें यहाँ पे समझनी है। अगर कोई चीज फॉर्म हो रही है, कोई चीज बन रही है तो उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। अगर दहन हो रहा है तो उसको हीट ऑफ कंबस्टन बोलेंगे। तो यही हमारा हीट ऑफ रिएक्शन होता है, कोई नया टॉपिक नहीं है ये। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, मान लीजिए हमने मोल चैप्टर पढ़ लिया, तो मोल चैप्टर में क्या पढ़ा था, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखा था, तो मोल चैप्टर मैंने पढ़ा था, इसका मतलब क्या है कि 2 मोल्स ऑफ ए प्लस 1 मोल ऑफ बी टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ डी। तो ये था अपना मोल का मतलब। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में इसको पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा हीट चेंज से। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, हीट चेंज से। तो क्या, हीट ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कौन है 3 मोल सी, इसका मतलब 3 मोल ऑफ सी की हीट प्लस में 1 मोल ऑफ डी की हीट माइनस करेंगे 2 मोल ऑफ ए की हीट माइनस 1 मोल ऑफ बी की हीट। तो ऐसे हम जो है यहां पर डेल्टा एच कैलकुलेट करने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम रिएक्शन को ऐसे जो है पढ़ना शुरू करते। तो आइए हम, और ये आपको एक क्वेश्चन भी दिया है और वहां पर आपको क्या बताना है कि द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड इट्स कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर इट्स रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस। आपको डिफरेंस बताना था, डिफरेंस बताने के लिए क्या करते हैं, यही काम करते हैं। तो वही हमसे पूछा है। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, सबसे पहली हीट। और ये क्वेश्चन हमें बड़ी काम आएगी, तो इसको समझ के रखना है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है फॉर्म्ड करने की हीट। इसका मतलब मान लीजिए अगर मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन में आपको याद रखना है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो 1 मोल ही होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो 1 मोल ही फॉर्म्ड होना चाहिए, तभी हम उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोले। इसका मतलब 1 मोल ऑफ पानी बनना चाहिए। और इसमें जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा है, तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में होने चाहिए। कौन सी स्टेट में होने चाहिए, एलिमेंटल स्टेट में। कहने का मतलब है कि जब हाइड्रोजन फ्री स्टेट में, जब वो किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, तो उसके केस में वो जिस अवस्था में रहता है, अगर हाइड्रोजन उसी अवस्था में यहां पर है तो इसका मतलब वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है। अगर ऑक्सीजन भी उसी स्टेट में है तो इसका मतलब आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो ये हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ H2O मेक्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ H2, और इसका इसका एलिमेंटल स्टेट है गैस, तो इसका मतलब गैस में है, बिल्कुल गैस में है। और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, और ये भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में है। तब 1 मोल वाटर को बनाने में जो हीट लग रही होगी, जो भी हीट इसे प्रोड्यूस हो रही होगी, उस हीट को हम बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। फिर से समझते हैं, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल बनना चाहिए। अगर ये 1 मोल बन रहा है तो हम हीट ऑफ फॉर्मेशन में रख सकते हैं। और जो कार्बन है वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। तो कार्बन की एलिमेंटल स्टेट होती है सॉलिड और ऑक्सीजन की होती है गैस। तो इसका मतलब अब जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। और याद रखेंगे कि एलिमेंटल स्टेट में जो ये एटम्स है, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो हीट होता है वो 0 होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्या होता है, 0 होता है एलिमेंटल स्टेट में। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो किस किसी क्या समझ लिए, डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन कह रही है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द चेंज ऑफ एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस from its constituent element in their most stable form as standard state 1 bar 298 Kelvin. The standard enthalpy of formation of element in their pure state at 1 bar and usually temperature of 298 Kelvin is assumed to be 0. तो वही हमने बोला कि अगर जो भी पार्टिकल्स हैं
वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट में है, वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में है, तो उसके केस में कोई हीट नहीं प्रोड्यूस करेगा और इनका हीट फॉर्मेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। और अगर कोई भी जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर वो 1 मोल बन रहा है और इसमें आने वाले जो भी एटम है वो अपने कंस्टिट्यूट एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो उसके केस में हम इसकी हीट जो भी निकल रही है उसकी हीट को हम बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यही होता है अपना हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन चेक करने के लिए हमें याद होना चाहिए कि पहली बात वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में होना चाहिए, और दूसरी बात जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो 1 मोल होना चाहिए। अगर वो 1 मोल नहीं हुआ तो आप उसे नहीं कहेंगे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट, तो उसका मतलब वो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। मान लीजिए आपको लिया है H2Cl2 से आपका बन रहा है ट्वाइस ऑफ HCl, तो ये क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है? आंसर है नहीं, क्योंकि जो HCl बन रहा है वो 2 मोल बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से तो है लेकिन ये 2 मोल बन रहा है, इसका मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर ये 1 मोल बने, अगर ये 1 मोल बनता है और यहाँ पर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की स्टेट में हाइड्रोजन का गैस होता है, क्लोरीन का भी गैस होता है, और बनने वाला प्रोडक्ट भी 1 मोल है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन की जो हीट होगी उसको आप बोलोगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन सर हमें सबका तो वो याद नहीं है कि किसका क्या स्टेट होता है, किसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगा, कौन से एलिमेंट का क्या होता है, तो वो कैसे समझेंगे? आइए जरा हम कुछ लिखवा देते हैं जिनको हम समझ सकते हैं। तो हमें याद कर लेने हैं, हाइड्रोजन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंटल या एलिमेंटल स्टेट होता है H2 गैस, ऑक्सीजन का भी होता है O2 गैस, क्लोरीन का भी होता है Cl2 गैस, फ्लोरीन का होता है F2 गैस, ब्रोमीन का होता है ब्रोमीन लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट में होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी एलिमेंटल स्टेट है ब्रोमीन की वो लिक्विड होती है। कार्बन की होती है सॉलिड या फिर ग्रेफाइट, कार्बन का वैसे ग्रेफाइट होता है लेकिन अगर सॉलिड लिखा है तो उसका मतलब भी ग्रेफाइट ही है, तो वो भी उसका एलिमेंटल स्टेट ही हुआ। आयोडीन आएगा तो वो भी सॉलिड में होगा, आयोडीन का भी एलिमेंटल स्टेट है I2। सोडियम का एलिमेंटल स्टेट है सोडियम सॉलिड। तो ये हमें जो है यहाँ पे सारे याद कर लेने, और भी है फॉस्फोरस का है फॉस्फोरस का नहीं, सल्फर का रोम्बिक है, सल्फर का है रोम्बिक, रोम्बिक है रोम्बिक, और फोस्फोरस का क्या है वाईटी, फोस्फोरस का है वाईटी, सोडियम का सोडियम, और नाइट्रोजन का तो नाइट्रोजन गैस ही है। और लोहा, लोहे का भी एलिमेंटल स्टेट है सॉलिड, और एल्यूमिनियम का भी एलिमेंटल स्टेट है एल्यूमिनियम सॉलिड। फॉस्फोरस का क्या है वाईटी, ठीक है। तो ये सब हमें यहाँ पे याद करके चलने हैं, और ये भी याद रखना है कि इन सब एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आता है जी, जीरो आता है एट स्टैंडर्ड कंडीशन। इन सब का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या आता है एट स्टैंडर्ड स्टेट पर, कंडीशन पर इन एलिमेंटल स्टेट का हीट ऑफ फॉर्मेशन आता है जीरो। हम इसे यहाँ पे याद करके चल सकते हैं। कहने का मतलब क्या कि अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस में है तो वो एलिमेंटल स्टेट में है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो। हाइड्रोजन भी गैस में होता है, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन गैस में होता है, क्लोरीन भी गैस में, फ्लोरीन भी गैस में, ब्रोमीन लिक्विड में, आयोडीन सॉलिड में, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट में, लोहा सॉलिड में, एल्यूमिनियम सॉलिड में, सोडियम सॉलिड में, फॉस्फोरस रोम्बिक में, और सल्फर वाईटी में, सॉरी सल्फर रोम्बिक में और फॉस्फोरस वाईटी में। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे समझी ली कि आप कौन सी स्टेट में उसे ये कहेंगे और कौन सी स्टेट में आप उसे ये नहीं कहेंगे। याद रखना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंटल प्रेजेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट, उसके केस में उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl है या फिर नहीं है। तो यही एग्जांपल है, तो बताइए इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl है? नहीं, क्योंकि 2 मोल बन रहा है। क्या इसमें है जी? यस, क्योंकि इसमें 1 मोल बन रहा है। तो आपको बस यही पहचानना है कि वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है या फिर नहीं है। और हीट ऑफ फॉर्मेशन पहचानने के लिए क्या करते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन पहचानने के लिए चेक करते हैं वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में है और बनने वाला प्रोडक्ट 1 मोल है, तो यस वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, वरना नहीं है। सिंपल। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं और इसको थोड़ा अच्छा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, कार्बन डायमंड प्लस O2 टू मेक 1 मोल ऑफ CO2 गैस।
दूसरा क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ HBr। कार्बन ग्रेफाइट टू मेक 1 मोल ऑफ CO2 गैस। नेक्स्ट है हाफ मोल ऑफ H2 गैस। तो कौन कौन सा होगा जी, 1 मोल तो बन रहा है लेकिन कार्बन डायमंड में है, लेकिन कार्बन का क्या होता है, ग्रेफाइट। इसका मतलब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। 1 मोल बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंटरी स्टेट में, स्टैंडर्ड स्टेट में, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड में होता है, तो ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। कार्बन ग्रेफाइट में एलिमेंटरी स्टेट, ऑक्सीजन गैस में एलिमेंटल स्टेट, और बनने वाला प्रोडक्ट भी 1 मोल, इसका मतलब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। बनने वाला 1 मोल हाइड्रोजन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, ब्रोमीन भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इसका मतलब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। तो हमसे पूछा था कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे चेक करते हैं, हम जी ऐसे चेक करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पूछे गए हैं। देख लीजिए जेईई मेंस 2023 ऑनलाइन 31 जनवरी से 2 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl, इन सब का फॉर्मेशन एंथैल्पी दिया है, और आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, और आपको एक रिएक्शन दी है, उसकी आपको हीट ऑफ रिएक्शन बताना है। हीट ऑफ रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, क्या करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, खत्म कहानी। देखिए रिएक्शन क्या दिया है, सबसे इजी क्वेश्चन हो गया थर्मोडायनेमिक्स का, सिंपल। हमें CCl4 का कितना दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन, 105, इसका दिया है 1 मोल H2O का दिया है, ना कि 2 मोल का, ये 1 मोल का लिख रहा हूं मैं, इसका दिया है और इसका दिया है ये। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्शन। तो प्रोडक्ट में ये रहा 1 मोल है तो -394, ये भी कितना है 4 मोल है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, माइनस करेंगे इसको, -105 -2 × 242, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बन जाएगा। अब बस सॉल्यूशन करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 105, 5 4 9 8 and 5, 8 6 8 4 12, 9 6 15 और 1 16, 3 3 6 और 1 7, माइनस किया तो अपना आंसर आ गया ऐसे 173 के समथिंग, अपना जूल में अपना आंसर आ गया। ये 173 किलो जूल अपना जो है ये अपना आंसर आ गया। तो ऐसे निकालना था, कुछ नहीं, डायरेक्ट डाला और अपना आंसर आ गया, और क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है और कुछ रिएक्शन दिया है, तो करते हैं जरा फटाफट। देखिए ये एक रिएक्शन है U3O8 सॉलिड, ये बन रहा है UO2 सॉलिड से और ऑक्सीजन गैस से। हीट ऑफ फॉर्मेशन तो ये है क्योंकि 1 मोल है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट शेप में। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ U3O8 सॉलिड इज -853.5 किलो जूल। U3O8 का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है कितना, ये और हमको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ UO2 निकालना है। और हमसे इस रिएक्शन का डेल्टा H दिया है कितना, -76 किलो जूल।
तो हमें क्या निकालना है, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो अपन जाते हैं, हीट बराबर क्या होगा, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, और हीट ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, इसका हीट और इसका हीट, माइनस और माइनस, माइनस में इसका हीट और मल्टीप्लाई 3 मोल, और माइनस में O2 का हीट। ये एलिमेंटल स्टेट में तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है माइनस में ये, और इसका दिया है -76, ये इधर आ जाएगा प्लस, माइनस करते हैं 76 को, 13 में 6 गया 7, 14 में 7 गया 7, 7.5 डिवाइड बाय 3 माइनस का, 3 दूनी 6, 15, 3 दिन 27, 259.1 माइनस का किलो जूल पर मोल, इतना हीट है, इसका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, वो घर से करके लेके आने। अब अपना अभी इसके बाद का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हीट ऑफ कंबस्टन। क्या पढ़ने वाले हैं, दहन करने वाली हीट क्या कहलाती है, हीट ऑफ कंबस्टन। बस इतना ही था इसमें। क्या, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और डिक्रोज इन एंथैल्पी विद 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन are burnt to gaseous carbon dioxide and liquid water। क्या कह रहा है कि भैया जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको भी आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, वो स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होना चाहिए, और जो भी है आपका वो 1 मोल होना चाहिए, वो सब्सटेंस 1 मोल होना चाहिए। और जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है तो जिस स्टेट में वो है, उस स्टेट में उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, तभी आप कहोगे उसकी रिएक्शन को हीट ऑफ कंबस्टन। क्या बोलेंगे उसके हम आंटी जी, हीट ऑफ कंबस्टन। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और वो अपनी फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम होना चाहिए। आप ये 3 बात को याद करके रख सकते हैं। आइए समझते हैं किन किन को हीट ऑफ कंबस्टन करेंगे। ये हमारे कुछ एग्जांपल, एक बार समझते हैं उनको। लो मम्मी, तो ये अपने 4 क्वेश्चन है। अब ये अपने 4 क्वेश्चन हैं और हमें बताने हैं किसमें हीट ऑफ कंबस्टन है। तो हीट ऑफ कंबस्टन के लिए हमें चेक करना है कि वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए, सब्सटेंस 1 मोल होना चाहिए, एक, कोई बात नहीं। तो हमें हीट ऑफ कंबस्टन बताना है, तो हमें हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ भी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ भी कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये भी सब 1 मोल लिए गए हैं। यहां पर हाइड्रोजन का 0 है, यहां पर हो गया है कितना इसका +1, और हाइड्रोजन +1 ही होता है। तो हाइड्रोजन अपने मैक्सिमम स्टेट में है, बिल्कुल 1 मोल है, बिल्कुल। तो इसको बोलेंगे हम क्या जी, हीट ऑफ कंबस्टन। तो इसकी रिएक्शन की जो भी हीट निकलेगी आप उसको हीट ऑफ कंबस्टन बोल सकते हैं। 1 मोल सब्सटेंस होना, हमने क्या कंडीशन पढ़ा था, 1 मोल सब्सटेंस होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होना चाहिए, और अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। 1 मोल सब्सटेंस है, और यहां पर इसका +2 आ रहा है, लेकिन कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। इसका मतलब ये हीट ऑफ कंबस्टन नहीं है। यहां पर चेक करते हैं, ये भी 1 मोल लिया है, ये +4 है, इसका मतलब ये मैक्सिमम है, इसका मतलब ये हीट ऑफ कंबस्टन कहलाएगा। आगे ये 1 मोल ऑफ कार्बन ग्रेफाइट है, ये ऑक्सीजन गैस है, और यहाँ पर भी +4 है, इसका मतलब इसको भी हम हीट ऑफ कंबस्टन बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने चीजों को पढ़ा कि हीट ऑफ कंबस्टन आप कब और किस केस में बोलेंगे। चलिए, ऐसे ही आपको कुछ लगभग क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन्हें घर से करके लेके आ सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। और कुछ चीज याद करने वाली क्या है,
इसमें चीजें कुछ याद करने वाली हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। आप देखिए, क्या ये हीट ऑफ कंबस्टन है? बनने वाला 1 मोल है, ठीक है। ये मैक्सिमम स्टेट में, इसका मतलब हीट ऑफ कंबस्टन है ये भी 1 मोल है, और यहाँ पर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब ये हीट ऑफ कंबस्टन है। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है? 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए, 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए, और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंटल स्टेट से बनना चाहिए। इसका मतलब ये हीट ऑफ कंबस्टन भी है और यही हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है। तुम याद कर सकते हैं, कार्बन का जब कंबस्टन किया जाता है और हाइड्रोजन का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है, तो दोनों के केसेस में उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ कंबस्टन के बराबर होता है। और आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन और इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन दोनों 0 हो गया, इसका मतलब हीट ऑफ कंबस्टन जो रिएक्शन का होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर आएगा। और इसके केस में हीट ऑफ कंबस्टन जो होगा वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के बराबर आएगा। मतलब क्या कह सकते हो, हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो हम इसको जो है यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अपना देखिए यहां पे क्या समझा कि हीट ऑफ कंबस्टन भी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है, हीट ऑफ कंबस्टन भी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी है। और आप यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन सॉलिड इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। इसको कंबस्ट करने के लिए जितना देना पड़ रहा है हीट, वो किसके बराबर होगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्या ही बच रहा है यहाँ पे, CO2। बाकी जो भी है, कार्बन है, सॉलिड है, वो अपनी कौन सी स्टेट में है? एलिमेंटल स्टेट में। कौन सी स्टेट में है ये? एलिमेंटल स्टेट में है। ये क्या? हीट ऑफ कंबस्टन। कार्बन को कंबस्ट करने के लिए जो हीट देनी पड़ रही है वो ये है। तो हीट ऑफ कंबस्टन बराबर क्या? हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब हीट ऑफ कंबस्टन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन, और हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या आएगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन सॉलिड माइनस हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कंबस्टन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, तो इनका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो गया? 0। इसका 0, इसका 0, तो बचा क्या? सिर्फ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, जो किसके बराबर है? हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन। इसका मतलब हीट ऑफ कंबस्टन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ऐसा यहां पर भी देखने को मिलेगा क्या कि हीट ऑफ कंबस्टन फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो इसको हम यहाँ पे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ऐसा मैंने क्यों बोला, उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी बोल दिया गया है, क्योंकि हीट ऑफ कंबस्टन बराबर हीट ऑफ फॉर्मेशन है। इन दोनों का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा, तो हीट ऑफ कंबस्टन जो कार्बन में देनी पड़ रही है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर आ जाएगा। और नीचे केस में हीट ऑफ कंबस्टन जो हाइड्रोजन को देनी पड़ रही है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि हीट ऑफ कंबस्टन क्या है, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, और कब आप हीट ऑफ कंबस्टन और कब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। तो इन सबको पढ़ने के बाद फाइनल कंक्लूजन क्या आता है? फाइनल कंक्लूजन ये आता है कि हीट ऑफ रिएक्शन, जो सा भी रिएक्शन हो रहा होगा उसका नाम, हीट ऑफ रिएक्शन का नाम वही पड़ जाएगा। अगर न्यूट्रलाइजेशन है तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सब्लिमेशन है तो हीट ऑफ सब्लिमेशन, अगर कुछ और है तो हीट ऑफ कुछ और। तो ये सब हमने यहां पे जान लिया। बाकी दूसरा क्या जाना कि हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। सब में कंबस्टन है तो हीट ऑफ प्रोडक्ट की कंबस्टन माइनस रिएक्टेंट का कंबस्टन। मतलब कुछ भी हो, किसी का भी हीट निकालना हो, क्या करोगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। और फाइनल बात ये याद रखनी है, हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, और हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इस तरीके से आज आपने कुछ हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ ली है, उसके बेसिस पर आपको लगभग ऐसा करीबन 10 से ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। सो डू योर होमवर्क, एंड आज की क्लास यही रखते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।